तो हम बात कर रहे थे लास्ट क्लास में एडिशन ऑफ वेक्टर की। अब जरा ध्यान दो, अगर आपके दो वेक्टर, वेक्टर ए और वेक्टर बी, एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, यानी कि को इनिशिएटिव होते हैं, कहां से स्टार्ट होते हैं? एक ही पॉइंट से। तो ये को इनिशिएटिव कहलाते हैं बेटा। को इनिशिएटिव यस सर। वेक्टर को ऐड करने के लिए हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का इस्तेमाल करते हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ पैरेललोग्राम होता क्या है। पैरेललोग्राम एक ऐसी फिगर है जिसमें आमने सामने की साइड जो होती है वो पैरेलल पैरेलल होती है। ठीक है। तो अब मैंने आपसे कहा कि हमने एक पैरेललोग्राम लिया जिसके अंदर ए और बी दो ऐसे वेक्टर हैं जो दो नॉन पैरेलल साइड है एक पैरेललोग्राम। तो उनका जो ठीक है। डायगोनल होगा वो रिजल्टेंट होगा ए और बी का, या आप यूं कह सकते हो जो इस पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा वो ए और बी का सम होगा। एक तो बात ये हुई। अब ये रहा इसका लॉ, ये लिखा, if two co-initiative vectors treated as two non-parallel sides of parallelogram, then resultant of sum of both vectors is diagonal of that parallelogram। अब जरा यहाँ ध्यान दो, अगर मैं इसके हिसाब से बोलूँ तो आप ये कह सकते हो कि a प्लस b इज इक्वल्स टू r, और ये वेक्टर सम है। अब इस वेक्टर सम में हमें मैग्नीट्यूड भी देखना है और डायरेक्शन भी। ठीक है। तो मैंने आपसे कहा एक तो ये वेक्टर समझो। अब इधर आ जाओ, यहाँ मैं कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, सारे बच्चे ध्यान देंगे। आपको ग्रीन कलर से बने हुए वेक्टर दिखाई दे रहे हैं और व्हाइट कलर से बना हुआ रिजल्टेंट, ठीक है। ये मैंने कंस्ट्रक्शन कर दिया है येलो पेन से, इसको देख लो। ये आपका पैरेललोग्राम था, इसकी एक साइड को मैंने एक्सटेंड कर दिया और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर सबटेंड कर दिया। ये रहा परपेंडिकुलर सी पॉइंट पे, ठीक है। अब मैं इनको नाम दे रहा हूँ, ये है ए बी सी डी। यहाँ पे आपको बी सी डी एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा। इस बी सी डी ट्रायंगल में हम पी वेक्टर को रिजॉल्व कर सकते हैं। मैंने लास्ट क्लास में आपको रिजॉल्व करना सिखाया भी था, कॉस थीटा में और साइन थीटा, ठीक है। आप एक काम करो, ट्रायंगल डी सी ई लो। ये पी वेक्टर कैसे बना? ये दोनों पैरेलल है, अगर दोनों पैरेलल है तो दोनों की डायरेक्शन भी सेम है और दोनों का मैग्नीट्यूड भी, ठीक। देखो आप ट्रायंगल बी सी डी में अगर साइन थीटा ढूंढते हो आप तो वो आता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से साइन थीटा आया आपका बी सी अपॉन में बी डी और कॉस थीटा आया आपका सी डी अपॉन में बी डी, ठीक है। तो यहाँ से बी सी आ गया यानी कि परपेंडिकुलर आ गया साइन थीटा मल्टीप्लाई में पी, और सी डी आ गया आपका पी कॉस थीटा। यहाँ से मैंने दो एक्सप्रेशन निकाल लिया आपकी, एक डी सी पी साइन थीटा और एक सी डी पी कॉस थीटा, ठीक है। ठीक है सर। अब मैं अगर बड़ा ट्रायंगल लूँ तो ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल के अंदर मेरे पास एक तो है ए बी है आर वेक्टर, बी सी है पी साइन थीटा और एक है ए सी दो चीजें हैं, एक तो क्यू वेक्टर एक पी कॉस थीटा, ठीक है बच्चों। ठीक है सर। तो मैंने क्या करा, मैंने कहा कि अगर मैं इस ट्रायंगल में ट्रायंगल एबीसी में पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूं तो हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर होगा, ठीक है। सर आपने ये बड़े वाले ट्रायंगल में लगाई है ना? बड़े वाले ट्रायंगल में ये रहा। ठीक है सर। इसमें जो ए सी है ना बेटा या सी ए, उसको मैंने दो हिस्सों में तोड़ दिया, सी डी और डी ए। ये रहा ए डी और सी डी, ठीक है। ठीक है सर। अब आप जानते हो ए प्लस बी का एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यस सर। ये वैल्यू पुट कर दी और ए बी की जगह मैंने रखा आर और बी सी की जगह रखा पी साइन थीटा। एक चीज ध्यान रखना, अगर किसी वेक्टर का मैं स्क्वायर करता हूँ तो वो मैग्नीट्यूड बन जाता है। क्यों? आर डॉट प्रोडक्ट आर आर स्क्वायर होता है, उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड रह जाता है, ठीक है। तो यहाँ से ये आर स्क्वायर बन गया
ये पी स्क्वायर बन गया, ये खाली क्यू स्क्वायर बन गया, सब पे से वेक्टर हट गया, और यहाँ पर भी इन दोनों का जब डॉट प्रोडक्ट हुआ तो इनका वेक्टर हट गया। कोई दिक्कत बेटा? नो सर। तो आप ये कह सकते हो भैया आर स्क्वायर है पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2pq cos थीटा। अब इन दोनों वैल्यू को देखो, इन दोनों के पास पी स्क्वायर कॉमन है, यस सर। बाहर ले लूं पी स्क्वायर को? हाँ। चलो, यहाँ से पी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो आर स्क्वायर आएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2, ये देखो कॉस और साइन का आपको पता होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक आइडेंटिटी लगती है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो ये तो 1 बन जाएगा। हाँ। आपके पास बचेगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, तो आर आ जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। पता है यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा? नो सर। बाकी सब बच्चों को समझ आ गया? चलने आगे। चलो, अब अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो इस ट्राइंगल के अंदर पहले जब हमने ये लिया था, इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या था? थीटा। बोलो। हाँ, और रिजल्टेंट और बेस के बीच का एंगल क्या है? एल्फा। ठीक है, अच्छा अल्फा तुम बेटा इसको भी ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है, वो डिपेंड करता है। ठीक है बस ये सर। बता देना कि तुम क्यू की रिस्पेक्ट में अल्फा ले रहे हो या पी की रिस्पेक्ट में अल्फा ले रहे हो, और ये पता होना चाहिए अगर ये अल्फा है तो ये थीटा माइनस अल्फा है, ठीक है। ओके सर। चलो, अब इधर आ जाओ। तो मैंने कहा अगर मैं उस अल्फा एंगल को लूं तो अल्फा एंगल पर मेरा फिर वही एबीसी ट्रायंगल में आएगा बीसी अपॉन में एसी। देखो मैं दिखाता हूँ, इस ट्रायंगल में बेटा अगर तू tan थीटा ढूंढेगी तो वो क्या आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस आएगा। हाँ सर। तो तू यूँ कह सकते हैं कि भैया पी साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्यू प्लस पी कॉस क्यू थीटा आएगा। प्लस। हाँ सर। कर दिया हमने। tan थीटा इज इक्वल्स टू BC अपॉन में AD प्लस DC। तो tan थीटा tan अल्फा आया हमारे पास वैल्यू P साइन थीटा डिवाइडेड बाय Q प्लस P कॉस थीटा। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, तो ये है बेटा डायरेक्शन, ये था मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर मैंने एडिशन वेक्टर समझ लिया, ठीक। ठीक है। सक्सेसिव वेक्टर का क्या मतलब होता है? सक्सेसिव वेक्टर का मतलब होता है एक के पीछे एक लगे हुए। अब जरा इन दो वेक्टर्स को देख, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ठीक है, ये दोनों सक्सेसिव है। हाँ। तो इन ये दो वेक्टर ट्राइंगल की तरह दिख रहे थे, जो तीसरा नॉन सक्सेसिव वेक्टर होगा जो ट्राइंगल कंप्लीट करेगा वो इनका रिजल्टेंट होगा, ठीक। ठीक है। तो देख a प्लस बी इक्वल टू सी लिख सकते हैं, हाँ। खत्म बात। अच्छा अगर ये ऐसा होता कि तीनों एक के पीछे एक होते तो सक्सेसिव सक्सेसिव सक्सेसिव, तो ऐसा नहीं है घूम फिर के वापस वहीं आ गए। हाँ। तो नेट जो इसका आता वो जीरो आता, नेट क्या आता? जीरो। तो तू यूं कह सकती है कि भैया a प्लस बी प्लस सी जीरो है, तो a प्लस बी माइनस सी के इक्वल होंगे। हाँ। तो इस वेक्टर को उल्टा ही तो करके रखा है ऊपर वाले वेक्टर में, देख, यस सर। है ना, कंसेप्ट बन रहा है। हाँ सर। तो यही समझा रहा हूं मैं आपको, a प्लस बी सी के इक्वल कैसे है, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी अगर एक के पीछे एक लगे होते तो आंसर आता जीरो, उस हिसाब से a प्लस बी आता आपका माइनस सी वेक्टर। अगर मैं उस सी वेक्टर को उल्टा कर देता हूं तो बन जाता प्लस सी वेक्टर, तो वो सी वेक्टर रिजल्टेंट बन जाता है, ठीक है। ठीक है सर। तो ये ट्राइंगल में बन रहे हैं इसलिए इसको कहते हैं ट्रायंगुलर लॉ। सक्सेसिव वेक्टर के लिए मैं किसका इस्तेमाल करूंगा? ट्रायंगुलर लॉ। शाबाश। तो ये डिफरेंस भी पता चल गया हमें, ट्रायंगुलर लॉ लगता है सक्सेसिव वेक्टर के लिए, और लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगता है को इनिशिएटिव वेक्टर के, ठीक है। ठीक है। फिर वही बेटा इसकी डेफिनेशन, अगर दो वेक्टर सक्सेसिव वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं ट्रायंगल की दो साइड को, तो जो तीसरी साइड होगी
उसी ट्रायंगल की और नॉन सक्सेसिव वेक्टर होगी वो रिजल्टेंट होगी उन दोनों वेक्टर्स का। ठीक, ठीक है। तो तू यूं कह सकती है कि भैया यहाँ पर जो ये वेक्टर आर है यानी कि रिजल्टेंट है वो क्यू, जो एक ऐसा वेक्टर था और उसके पीछे ये लगा हुआ था पी, क्यू और पी का सम है। बोल। हाँ सर। आर वेक्टर होगा पी प्लस क्यू या क्यू प्लस पी। ठीक, ठीक है। यहाँ पर पी और क्यू दो सक्सेसिव वेक्टर हैं और आर रिजल्टेंट वेक्टर है। ठीक, हाँ। अब जरा गौर से देख बेटा, जो तूने पीछे अभी डेरिवेशन करी है ना ये सेम वही डेरिवेशन है। इस ट्रायंगल को देख, क्या तू यूं कह सकती है इस ट्रायंगल के अंदर जो बीसी है वो है पी साइन थीटा, सामने है, और हाँ जो सर। बीसी है वो है पी कॉस थीटा। ठीक है, ठीक है। और फिर ये बड़ा ट्रायंगल लेकर फिर वही पाइथागोरस थ्योरम लगा सकती है एबीसी में, यस सर। है ना। तो पहले तो यूं कहो कि भैया इन ट्रायंगल बीसीडी जो साइन थीटा है आपका वो है परपेंडिकुलर यानी कि बीसी डिवाइडेड बाय वेक्टर पी, तो बीसी आ जाता है पी वेक्टर साइन थीटा। ठीक है बेटा, ऐसे ही हमने पहले किया था, और डीसी आ जाता है पी वेक्टर कॉस थीटा। क्लियर है। यस सर। और ट्रायंगल ए बी सी में अगर मैं बात करूं तेरे से ट्रायंगल ए बी सी की, तो ट्रायंगल ए बी सी के अंदर पहले की तरह ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर होगा, सी ए का स्क्वायर सॉरी। ठीक है बेटा, फिर हम इसको लिख देंगे सी डी प्लस डी ए, फिर वही कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएगी। आसान है। और डायरेक्शन के लिए tan अल्फा। बोल बेटा, दोनों की हाँ सर। डेरिवेशन सेम है, अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। फिगर में जो चेंज था वो मैंने बना के दिखा दिया। क्लियर है। यस सर। आगे बढ़ सकते हैं। हाँ। चलो, तो ये था आपका एडिशन वेक्टर। अब जरा यहाँ पर ध्यान दे बेटा, जब मैं बात करता हूँ एडिशन वेक्टर की तो उसमें दो हिस्से, एक है मैग्नीट्यूड एक है डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड के अंदर देखो आर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा। अब मेरे को सारी चीजें कॉस थीटा से समझनी है। थीटा अगर जीरो हुआ तो वैल्यू मैक्सिमम आएगी। आप जानते हो कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम 0 डिग्री पे होती है यानी कि +1। हाँ सर। और मिनिमम वैल्यू होती है 180 डिग्री पे -1। ठीक है बेटा, यस सर। तो यहाँ पर हमने वैल्यू रखनी चालू कर दी। देखो इधर ध्यान दे बेटा, अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में है यानी कि थीटा 0 है तो cos 0 बन जाएगा 1 और ये बन जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos 0, और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq वैल्यू आ जाएगी इसकी। cos 0 की वैल्यू तो 1 होती है। अच्छा बेटा, ये फॉर्म लाइन लग यस रहा सर। है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का, यस सर। तो ठीक है आइडेंटिटी लगा दो, ये बन जाएगा पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर, अंडर रूट से कट जाएगा, कट जाएगा, हाँ सर। तो आर की वैल्यू आ जाएगी पी प्लस क्यू। खत्म। यस सर। अब जरा बेटा इसकी बात कर टेन थीटा की। सर अगर अगर हमें अपोजिट डायरेक्शन में होता तो? अब सब सारे केस कराऊंगा। अगर मैं टेन अल्फा की बात करूं तो बात आएगी पी साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्यू प्लस पी कॉस थीटा। ठीक है, ठीक है। अब थीटा की वैल्यू रख देंगे हम। अभी तो बताई थी थीटा की वैल्यू 0 रखनी है, 0 रखते ही साइन 0 तो वैल्यू 0 हो गई। तो टेन की वैल्यू 0 कब आएगी, जब उसका अल्फा 0 डिग्री पे होगा। किस पे होगा? 0 डिग्री पे। और जाहिर सी बात है जब दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट भी तो यही होगा। यस सर। ठीक है, ये पहला केस था। अब तूने कहा कि भैया अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो थीटा 180 हो, तो थीटा 180 हो तो cos 180 होता है -1। cos 180 क्या होता है? -1।
इसका मतलब एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है। ठीक बात है। यस सर। तो तू यूं कह सकती है भैया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos 180, हाँ है ना। अब यहां से देख cos 180 का मतलब क्या है, -1। तो यहाँ बनेगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 2pq, और -1 की वजह से ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab का फॉर्मूला बन जाएगा। यस सर। बन जाएगा ना। हाँ सर। ठीक है, सर ये तो यहाँ मैग्नीट्यूड से का आर, फॉर्मूला है ना? हाँ तो यहाँ से आर की वैल्यू आएगी पी माइनस क्यू। क्या आएगी? P माइनस क्यू। अब तू बेटा यहाँ पे थीटा की वैल्यू रखना चाहे तो रख ले, 10 अल्फा इज इक्वल्स टू पी साइन 180, वो भी जीरो ही आएगी, क्यू पी कॉस 180। ठीक है। ठीक है सर। अब इसके बाद बारी आती है, अगर थीटा 90 होता तो बेटा कॉस 90 तो जीरो होता है। हाँ तो तू यूं कह सकती है कि भैया यहाँ पर ये जो वैल्यू रखी है कॉस 90 की वजह से जीरो हो जाती, तो रिजल्टेंट की वैल्यू क्या आती, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आती। यस सर। ये तो पाइथागोरस है और होना भी चाहिए। 90 डिग्री का मतलब क्या है? पाइथागोरस थ्योरम, राइट खत्म एंगल बात। ट्रायंगल। बिल्कुल सही। ठीक है। ठीक है बेटा। यस सर। अब यहां से 10 अल्फा क्या आएगा, p sin 90 डिवाइडेड बाय q प्लस p cos 90। क्लियर है। यस सर। तो sin 90 तो 1 होता है और cos 90 0, तो ये 1 बन जाएगा और ये पूरी वैल्यू खत्म हो जाएगी, तो p बाय q बचेगा। हाँ ये भी फॉर्मूला याद रखना है। अब जैसे रेन प्रॉब्लम वगैरह आती है, तो जो तुम्हारी रेन है वर्टिकली डाउनवर्ड गिरती है, जो साइक्लिस्ट है वो इधर चलेगी, या विंड चलती है तो वो इधर चलेगी हॉरिजॉन्टली, तो थीटा 90 होगा। ठीक है। ठीक है सर। अब क्वेश्चन आएगा कि बारिश गिर रही है, एक साइक्लिस्ट एक वुमन है जो साइकिल साइकिल चला रही है, तो उनके बीच का एंगल कितना होगा 90। तो बार बार वैल्यू रखने की बजाय वो क्या करते हैं, डायरेक्ट ही फॉर्मूला रख देते हैं पी बाय क्यू, यानी कि वेलोसिटी ऑफ रेन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट। ठीक है। ठीक है सर। यहाँ तक बात समझ आई? यस सर। हम ये प्रोडक्ट तो जानते हैं बेटा, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो 15 आएगा। हाँ सर। हाँ, इसे स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये तो आसान सा था भाई, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। इसमें हम 5 5 5 3 बार ऐड करते थे, लेकिन अब तो एडिशन बदल चुका है। अब एडिशन बदल चुका है तो मल्टीप्लिकेशन ही बदल गया होगा। वेक्टर एडिशन में हम कॉस और साइन देख रहे हैं ना, यस सर। तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में भी देखने पड़ेंगे। तो हमने इस चीज को देखा सबसे पहले। तो एक चीज देखो बेटा, आई जे और के मैं आपको यूनिट वेक्टर में बता चुका हूँ, याद है आपको? यस सर। एक्स वाई जेड। हाँ बेटा, किससे बात हो रही मेरी अभी? सोनम। सोनम बेटा, हमने बात की थी आई का मतलब है एक्स एक्सिस, जे का मतलब है वाई एक्सिस, और के का मतलब है जेड एक्सिस। ठीक बात। ठीक है। तो बेटा मैंने तेरे से कहा कि अगर आई जे के में मैं तेरे से एंगल पूछूं तो आई और जे के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। जे और के बीच में एंगल कितना है? 120। ना 90। 3D है अच्छा। ना, इसलिए थोड़े अलग लगते हैं, लेकिन है 90। यहाँ पर भी 90। ठीक। ठीक है। तीनों के बीच में आपस में 90 डिग्री होता है। 3 डायमेंशन है ये, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। इसको अगर तेरे को देखना है तो सबसे आसान तरीका है, जिस कमरे में बैठे किसी कॉर्नर को देखो, कमरे के किसी कोने को देखो, तो आपको एक तो नीचे फ्लोर के 2 एक्सिस दिखाई देंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और एक आपको आपके कमरे की हाइट यानी कि पिलर दिखाई देगा, जेड एक्सिस। दिख रहा है? यस सर। कमरे में बैठे हो ना सारे बच्चे? हाँ सर। हाँ, तो ऑब्वियस सी बात है, ये चीज देखना सबसे आसान है। ठीक है।
हाँ। तो आप ये कह सकते हो कि भैया ये जो कोना है ना, इस कोने को मैं एक्स वाई जेड से देख सकता हूँ। फ्लोर या कोई भी बॉल पकड़ लो आप, उसको एक्स वाई ले लो और उसके बाद जो उसके साथ में परपेंडिकुलर जा रहा होगा वो जेड। ठीक, ठीक है। ठीक है बेटा। सर तो मैं यहाँ, हाँ बोलो। सर सर ये टोटल 270 डिग्री हुआ, फिर 90 90 ऐसे। फाइन। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, 90 प्लस 90 प्लस 90 नहीं करना, 270 डिग्री नहीं। ठीक है, तो अभी देख। हाँ बोल बोल। सर टोटल तो मतलब 3 एंगल बन रहे तो 360 हो जाना चाहिए था ना। अच्छा, अब मैं बताता हूँ देख कैसे। कहाँ बनाऊँ, एक पेज लेना पड़ेगा मेरे को। यहाँ बता देता हूँ फिर रब कर दूंगा। देख बेटा इधर ध्यान दे, दिखाई दे रहा है? यस सर। ये एंगल देखिए कितने। अभी तो मैंने एक्सिस ही दो बनाए हैं, दो एक्सिस बनाए हैं, एक्स और वाई। अब ये एक्स और वाई के बीच में 90 डिग्री है, बोल। यस सर। अब इसके एक्स और माइनस वाई के माइनस एक्स और वाई के बीच में भी 90 है, माइनस एक्स और माइनस वाई के बीच में भी 90 है, और माइनस वाई और प्लस एक्स के बीच में भी 90 है। तो टोटल कितना हुआ, बोल बेटा। सर 360। तो 360 तो दो एक्स, हाँ दो एक्सिस में ही आ गया 360। अब इसमें ही एक जेड एक्सिस आएगा, वो मैं ना प्लेन पे बना के नहीं दिखा सकता बेटा। देखो तुझे सोचना पड़ेगा, ये अंदर जा रहा है और ये बाहर जा रहा है। ठीक है, इसके एंगल अलग बनेंगे, समझी बेटा? बोलो। यस सर। किसने पूछा था? सर सलोनी। समझ आया? सर जेड का और एंगल कैसे होगा मतलब? जेड का एंगल मैं यहाँ पर नहीं सर लगा सकता ना। 180 और ऐड हो जाएगा देखो, फिर। नहीं नहीं ऐसा नहीं है कि सिर्फ 180 और ऐड हो जाएगा। ठीक है, जब दो चीजों से एंगल बन रहा होता है उसे कहते हैं एंगल। जब तीन चीजों से एंगल बनता है तो उसे बोलते हैं सॉलिड एंगल, वो एक अलग चीज है। ठीक है, अभी तक जो तुमने पढ़ाई की है ना बेटा, वो यही की है, इन दोनों के बीच में एंगल होता है, लेकिन तीन साइड से भी मिलकर एक एंगल बनता है। ठीक है, ओके बोलो। सर। चलो, अब बेटा मैंने तेरे सर से एक कहा, क्वेश्चन है। पूछो। सर एक एंगल हमारा 2 डायमेंशनल के अलावा 3 डायमेंशनल हो सकता है? हाँ हाँ वही तो बताया, अभी सॉलिड एंगल बोलते हैं उसको। ये सर टॉपिक पर कवर दिखेगा करके मैं कैसे सॉलिड फिर? एंगल दिखा। अरे अभी कमरे में दिखाया मैंने कॉर्नर। अपनी छत पे देख, जो कमरा है जिस रूम पे है उसका कॉर्नर देख, बिल्कुल कॉर्नर। तेरे को तीन एंगल दिखाई नहीं दे रहे, और तीनों 90 डिग्री। दिख रहे हैं। हाँ वो सॉलिड एंगल है। अब एक काम कर, सुन, अपने क्लास लगाई दी है इसकी, तो इसी पे ध्यान दो फिर। तरबूज देखा है? हाँ जी। या कोई भी गोल ऐसी चीज, या क्या आता है आपका वो सर ऑरेंज? पिरामिड। पिरामिड, अच्छा पिरामिड देख ले। मैं थोड़ा आसान बता रहा था बेटा, जो तेरे को रोजमर्रा में दिख जाए। ऑरेंज देखा है? ऑरेंज किसी ने? हाँ जी देखा है। तो उसके अंदर ऐसे ऐसे करके फांके नहीं होती अंदर, हाँ जी। ऑरेंज की, समझ गए? हाँ जी समझ गए। तो वो जो फाक होती है बेटा, वो 3D नहीं होती। हाँ जी सर उसका होती है। एंगल, उसके एंगल को कैसे समझेगा तू? वो ऐसा एंगल है, देख ऐसे करके एंगल होता है उसका, है ना? ऐसा होता है वो, ऐसा एक साइड से होता है, लेकिन वो लंबाई में भी जा रहा होता है। बता, जा रहा होता है कि नहीं जा रहा होता? समझ गया क्या कह रहे हो। हाँ, मैं पूरा प्रॉपर अभी समझाया इसलिए नहीं पा रहा, मेरे को ना यहाँ पे 2D में 3D समझाने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। जब ऑफलाइन में कभी बैठाऊंगा तो करा दूंगा, टेंशन मत लो। अब इधर आ जाओ, ये बात समझ आई? अब मैंने आपसे कहा प्रोडक्ट दो तरीके के होते हैं। प्रोडक्ट कितने तरीके के होते हैं? मल्टीप्लिकेशन कितने तरीके की होती है? स्केलर और वेक्टर। अब स्केलर प्रोडक्ट क्या है? स्केलर प्रोडक्ट का दूसरा नाम है डॉट प्रोडक्ट, और वेक्टर प्रोडक्ट का दूसरा नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। आज हम यही सीखेंगे। डॉट प्रोडक्ट में हम कॉस निकालते हैं, और क्रॉस प्रोडक्ट में हम साइन निकालते हैं। अब जरा इधर ध्यान दो। स्केलर प्रोडक्ट यानी कि जिसका आंसर स्केलर हो। जिसका आंसर, बोलो। स्केलर हो। स्केलर का मतलब ये हुआ जिसके आंसर में ना डायरेक्शन ना आ रही हो, जिसके आंसर में 10 15 20 25 को स्केलर क्वांटिटी आ रही हो। क्लियर? और
डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं इसको हम, और मैं तो इसको कॉस प्रोडक्ट भी बोल देता हूँ क्योंकि इसमें कॉस थीटा आता है। अब देखो, अब वर्क डन है, वर्क डन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट है, बोलो। यस सर। इसमें जो फोर्स है वो एक वेक्टर है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी वेक्टर है, लेकिन जो वर्क होगा ना वहां पे वो स्केलर होगा। वर्क कैसा होगा? स्केलर। तो तुझे याद रखना है कि भैया ने बताया था कि अगर किसी दो वेक्टर का प्रोडक्ट स्केलर आए तो वो डॉट प्रोडक्ट है, और डॉट प्रोडक्ट का मतलब है उस ए और बी का कॉस थीटा, उस ए और बी का कोस थीटा। ठीक है। अब जरा ध्यान दे बेटा, कॉस थीटा का सर मतलब है डॉट सेम प्रोडक्ट डायरेक्शन। वाला समझाना। डॉट प्रोडक्ट का अभी क्या बताया बेटा, और ये डॉट प्रोडक्ट भी बताया, कौन पूछ रहा है? तो अब मैंने आपसे कहा कि अगर थीटा 180 है तो कॉस 180 होगा। कॉस 180 मतलब -1, -1 का मतलब वर्क डन आएगा एफ एस -1, यानी कि सबसे कम क्या आएगा? मिनिमम। ठीक, यस सर। दोनों सेम डायरेक्शन में है तो f प्लस एक्स मतलब मैक्सिमम, और दोनों परपेंडिकुलर है तो 0, ये तुम जानते हो। और ये तो छोटी क्लास में भी तुमने सुना था, अगर कोई आदमी लिफ्ट करता है किसी चीज को, उठाता है ना, और फिर चलता है, यस तो सर। चलना उसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, उसका लिफ्ट वाला फोर्स काम नहीं करेगा जो ग्रेविटी के खिलाफ लग रहा है, तो उसका वर्क 0 माना जाएगा थीटा 90 होने की वजह से। तो इसका मतलब वहां पे थीटा 90 क्यों था? कॉस थीटा की वजह से। किसकी वजह से? कॉस थीटा की। अब जरा इधर ध्यान दो, ये क्या लिखा है बेटा? स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट या कॉस प्रोडक्ट। आप जानते हो कॉस थीटा का मतलब क्या है? थीटा 0 हुआ तो वैल्यू 1 और थीटा 90 हुआ तो वैल्यू 0। ठीक बात। यस। अब मैं आपसे ये कहूं कि I का मतलब x एक्सिस, J का मतलब y एक्सिस, K का मतलब z एक्सिस अगर हम समझते हैं और दोनों चीजें अगर एक ही एक्सिस पे, तो थीटा 0 होगा। बोलो। यस सर। और अगर y एक्सिस पे है तो भी 0 होगा, दोनों ही z पे है तो भी 0 होगा। एक x पे है और एक y पे है तो थीटा 90 होगा। तो सर जब भी तो एक 0 ही होगा। थीटा थीटा अच्छा, अच्छा x और y वैसे के बीच वैल्यू का जो 0 एंगल है है जी। वो 90 आएगा। ठीक है, और x और z के बीच में एंगल कितना होगा? और 180। y, अरे मेरे भगवान भैया, जब भी किसी एक्सिस की बात करूं तो सबके बीच का एंगल 90 होता है। कौन बोला है 180? सर एक्स वो मेरे को लगा एक्सिस गलती से 180 होगा। गलती से 180 नहीं होगा, गलती से तूने बोला है 90 होगा। ठीक है, और y एक्सिस और z एक्सिस के बीच में कितना होगा? तो भी 90 होगा। ये बात ठीक है? सही है सर। तो मैं ये कह सकता हूं कि भैया अगर थीटा हुआ 0 तो cos 0 का मतलब 1, i मल्टीप्लाई में i 1, j मल्टीप्लाई में j 1, k मल्टीप्लाई में k 1। ये ठीक बात है गलत बात है? सही बात है सर। दूसरा, i मल्टीप्लाई में j 0, क्यों? क्योंकि थीटा 90 है और cos 90 0 होता है। तो जब भी मैं x एक्सिस का y एक्सिस के साथ प्रोडक्ट करूंगा तो आंसर 0 आएगा, y एक्सिस का k एक्सिस के साथ करूंगा तो आंसर 0, z एक्सिस के साथ तो 0 आएगा, z का x के साथ करूंगा तो 0 आएगा। सेम एक्सिस का आंसर 1 आएगा और डिफरेंट एक्सिस का आंसर 0 आएगा। ठीक है, यस सर। बोलो, सबको समझ आ गया? यस सर। ठीक है, तो सोनम हमें ये बात समझ में आ गई कि हम जब भी क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें, डॉट प्रोडक्ट की बात करेंगे तो हम कॉस थीटा को चेक करेंगे। और अगर मैं कहूं तेरे से कि ए डॉट बी क्या है तो तू कहेगी कि ए डॉट बी है ए बी कॉस थीटा। क्लियर? यस सर। चलो, ये रहा तेरा वर्क डन, एफ एस कॉस थीटा। एफ एस कॉस थीटा में थीटा की वैल्यू 0 और 90 रख के मैंने बता दी थी। अब अगर एफ हो 60 के, क्या हो? 60K। 60 के। तो के का मतलब जेड एक्सिस, और एस हो 10 आई, आई का मतलब एक्स एक्सिस। और तुम यस जानते हो सर। जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच में एंगल कितना होता है? 90। किसी भी दो डिफरेंट एक्सिस के बीच में एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। तो तू यूं कह सकते हैं कि
ये हो गई एफ की वैल्यू, ये हो गई एक्स की वैल्यू, और ये हो गई उनके बीच का एंगल, तो आंसर तो 0 आएगा। ठीक है। यस सर। अच्छा अब इधर ध्यान दे, ए बी जब भी आंसर देते हैं वो सी होता है, लेकिन जो तेरा सी आंसर होता है वो सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है? मैग्नीट्यूड। इसलिए इसको हम स्केलर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्केलर। अच्छा अब नीचे देख वैल्यू, अगर मैं ए बी कॉस थीटा लेता हूँ और थीटा की वैल्यू 0 डिग्री और 90 डिग्री रखता हूँ, तो 0 डिग्री पर मैक्सिमम आंसर आता है ए बी और 90 डिग्री पर आता है 0। और थीटा की कोई और वैल्यू भी हो सकती है, 60, 15, 32, 35 हो सकती है ना। यस सर। उसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से सॉल्व करेंगे। हम जानते हैं cos 30, cos 60, cos 90 की वैल्यू क्या होती है। ठीक है। हाँ सर। तो ये हो गया आपका स्केलर प्रोडक्ट। ठीक, ठीक है। तो ये था स्केलर प्रोडक्ट। अभी मैं वेक्टर प्रोडक्ट नहीं करा रहा हूं आपको, स्केलर प्रोडक्ट की एक चीज और बता रहा हूं, जरा ध्यान दो। अब ध्यान दियो बेटा, अगर हमें ऐड करनी हो ये दो चीजें, देखो मैंने आपसे कहा कि a डॉट बी निकालो। एक तो तरीका ए बी कॉस थीटा, अगर ए और बी मैग्नीट्यूड, ए और बी का मैग्नीट्यूड दिया हो तो, और अगर ए और बी का मैग्नीट्यूड ना दिया हो, ए और बी को ऐसे दिया हो 3D एक्सप्रेशन में, तो क्या करोगे? सोनम, यस सर। अगर तेरे को ऐसे एक्सप्रेशन दिया है तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेगी? ए क्रॉस बी, ओ डॉट प्रोडक्ट सॉरी, ए डॉट बी कैसे निकालेगी? मैंने अभी बताया था आई आई के साथ मल्टीप्लाई होकर 1 देता है, यस सर। तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर, और आई डॉट आई तो तुझे पता ही बनाएगा। अब हाँ। आई को जे से तो तू करेगी नहीं, क्योंकि वो 0 आएगा, और आई को के से भी नहीं करेगी। अब यस जे सर। को आई से करना फायदेमंद नहीं है, जे को के जे से करो, और के से करना भी 0 आएगा। आएगा? यस सर। तो हम लिख सकते हैं 6 × 3, जो कि जे को जे से मल्टीप्लाई करना है, हाँ। और जे डॉट जे क्या आता है? 1। फिर 1। के को के से करूंगा। बोल बेटा। यस सर। अब मैंने आई को जे से नहीं किया ना के से, क्यों? क्योंकि 0 आना था। जे को आई से नहीं किया ना जे को के से, क्योंकि 0 आना था। अब के को के से तो किया, लेकिन के को आई से भी नहीं किया और ना जे से, क्योंकि 0 आना था। तो 0 वाली टर्म मैं नहीं लिख रहा। तो यहाँ पर मेरे पास आई वैल्यू 10, 18 और 6। ठीक है, तो वैल्यू क्या आई? 24 और 10 34। अब देख, कोई आई जे के दिख रहा है तेरे को? नहीं सर। तो आंसर स्केलर है। अब हाँ। तेरी मर्जी, तू तू ए और बी को क्या चाहती है, वो यूनिट रखते। जैसे तूने कहा कि भैया ए तो डिस्प्लेसमेंट था, और जो बी था ना वो चल फोर्स था, न्यूटन था, तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा न्यूटन मल्टीप्लाई में डिस्प्लेसमेंट, न्यूटन मीटर। यूनिट को आप स्केलर वेक्टर में मत डालना, यूनिट अलग चीज है, उसको तो एज इट इज लिख देना। ठीक, ठीक है ये बात समझ आई? सर। ये हम कुछ भी ले सकते हैं, मतलब ए और बी, ए और बी तो जहाँ पे क्वेश्चन देगा अपने। बेटा तेरे को, अच्छा अच्छा ठीक है। वो तो क्वेश्चन में आएगा कि ए और बी क्या लेना है। अब ये भी हो सकता था ए की वैल्यू 50 न्यूटन, बी की वैल्यू 30 मीटर, और उन दोनों के बीच का एंगल 30, तो फिर मैं ये फॉर्मूला लगाता। अगर ए की वैल्यू दी है 50 न्यूटन, एक फोर्स है, और बी की वैल्यू दी है 30 मीटर, और इनके बीच में थीटा है 30 डिग्री, पॉसिबल है? बोल बेटा। हाँ सर। तो यहाँ पर यह आंसर आएगा 30 मल्टीप्लाइड बाय 50 cos 30। बोल, क्वेश्चन खत्म। ओके सर। आसान है। हाँ सर। तो यहाँ पर हमारा स्केलर प्रोडक्ट खत्म। अब एक वेक्टर प्रोडक्ट रह गया है। नेक्स्ट क्लास में हम आपका वेक्टर प्रोडक्ट